Delhi woke up to an alarming AQI of 484 on Monday morning, remaining in the severe air pollution category for the fourth consecutive day. Medical experts say that the toxic air poses a significant risk not only to people with lung and heart conditions but also to healthy individuals exposed for prolonged periods. Viewers, season in, season out, we continue to report on the deteriorating air quality in the national capital. Now, air quality this morning was around 494 overall. Delhi, now NCR, is covered in a cloak of smog, but what remains a grim reality is that no amount of efforts in the region can improve it immediately. Now, the air quality in Delhi, Noida, Ghaziabad and Gurugram reached alarming high levels. अगर आप न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हो तो आज के डेट में यही लगेगा कि भैया ये जो एयर क्वालिटी है ये आपको मार ही देगा, और मार ही रहा है। क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे भारत में हर साल 19 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। डेटा का गेम बहुत अमेजिंग होता है, किसके पास क्या डेटा है, उसका क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, किसको क्या बताना है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ होता है। और जब उसको आप कंट्रोल चैनल के थ्रू बताते हो तो उस डेटा का इम्पैक्ट अलग होता है। अब ये डेटा और इम्पैक्ट या चैनल क्या है उसको समझने से पहले ये वीडियो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। काश मेरे पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जिसमें मैं टैग होता पीएम और मैं भी देश को बता रहा होता कि देखो भैया एयर पोल्यूशन स्कैम है, हम बस आपको एयर पोल्यूशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप नई गाड़ी खरीदो, नए ईवी में इन्वेस्ट करो, आप चलान दो, आप पीयूसी सर्टिफिकेट बनाओ, आप ग्रीन टैक्स दो, आप एनवायरमेंट सेस दो। अब मैं आपको ये बोलूँगा नहीं कि मैं पीएम हूँ और आप मेरी बात मान लो, बट अगर आप टैक्स पे करते हो और आप आम इंसान अपने आप को समझते हो जो कि नॉर्मल लाइफ जीता है, तो आपको एज ए आम आदमी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बात मान लो और ये समझ लो कि एयर पोल्यूशन स्कैम है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये स्कैम कैसे है, बट इस स्कैम को समझने के लिए आपको पहले 3 कहानियाँ सुननी होगी जो अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। पहली कहानी है पुणे में हुई एक्सीडेंट को। आप सभी को याद होगा कि पुणे के एक्सीडेंट में एक रिच फैमिली के बच्चे ने, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने 2 लोगों की जान ले ली जो कि नौकरी कर रहे थे। जान उसने अपने प्रीमियम सुपर कार से ली, पोर्शे कार, जो कि 1.5 करोड़ की आती है। और उससे पहले वो 17 साल की उम्र का बंदा शराब पी के पार्टी करके कहीं से आ रहा था और वो इतनी तेज चला रहा था जिससे 2 लोग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। केस में अपडेट यही है कि कार भी वापस है, सारे लोग बाहर हैं। सबसे यूनिक इस केस में ये हुआ था कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप 300 वर्ड्स का ऐसे लिखो और आप जाओ, वापस जाओ रोड पे। कुछ ऐसा ही सिमिलर एक देहरादून में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 बच्चों की जान गई जो अगेन 18 से 24 साल की उम्र में थे, शराब पी के पार्टी कर रहे थे और रोड पे तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और 7 में से 6 लोगों की जान चली गई। दूसरी कहानी है, आपको सुनाता हूँ एक 14 साल के बच्चे की। आज़ाद नाम का एक बच्चा था जो 14 साल की उम्र से अभी तक पूरे देश भर में 2.5 करोड़ पेड़ लगा चुका है। वो बच्चा पिछले 40 साल से देश में घूम घूम कर पेड़ लगा रहा है, और क्योंकि वो पीपल का पेड़ लगाते हैं और पीपल लोग काटते नहीं हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रिलीजियस और बहुत सारे मिथ हैं, तो उन्होंने पीपल का पेड़ चूज़ किया और उनका नाम पीपल बाबा पड़ा। डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम चैनल। लास्ट और तीसरी कहानी है 2 भाइयों के बारे में, राहुल और अतुल, जो कि देश भर में घूम घूम के ये बता रहे हैं कि जो नदियां हमारी हैं, जिनको हम माँ बोलते हैं, जिनसे हम पानी पीते हैं, जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, उनको गंदा करने के पीछे एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो कैसे इन्वॉल्व है। इन तीनों कहानियों का रिलेशन और साथ में मोदी जी की A स्क्वायर B स्क्वायर का रिलेशन समझने के लिए आपको पहले नॉम चॉम्स्की साहब को जानना होगा। नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकन प्रोफेसर है, 95 साल की उम्र है और उनको जाना जाता है उनके काम के लिए जो उन्होंने पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी के अराउंड करी। नॉम चॉम्स्की साहब ने बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं, बट एक पर्टिकुलर थ्योरी जो उन्होंने अराउंड लिखी थी, स्ट्रैटेजीज जो गवर्नमेंट यूज़ करती है पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए। थ्योरी कुछ ऐसा है, उन्होंने एक थ्योरी की तरह बताया कि कैसे मीडिया को यूज़ किया जाता है पब्लिक ओपिनियन को शेप देने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। दूसरी थ्योरी में उन्होंने बात करी कि कैसे डेटा को लिमिटेड अवेलेबल किया जाता है ताकि लोग अवेयर नहीं रहें
और तीसरे एक स्ट्रैटेजी में वो बताते हैं कैसे पब्लिक एट लार्ज को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म का एक गोल देके। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक क्लिप शेयर किया था जिसमें मोदी जी ने खुद कहा, आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। अब आप वापस जाइए और वो तीनों कहानी सुनिए जो मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको उसमें 2 इंसिडेंट बताए थे जिसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, यंग जनरेशन इन्वॉल्व थे, जो शराब पी के पार्टी करके लोगों की जान ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंश्योर कर दिया कि एक पर्टिकुलर स्टार्टअप, खासकर जो यंग जनरेशन है, वो टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, टुवर्ड्स कंज्यूमरिज्म काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह भागे और भाग रही है। एंड देयर आर रिपोर्ट्स व्हिच सजेस्ट कि यंग पॉपुलेशन, यंग जनरेशन इज स्पेंडिंग लाइक क्रेजी। हाँ, पागलों की तरह खर्च कर रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, वो लोन लेके खर्च कर रहे हैं, वो दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में जा रहे हैं, वो कोल्डप्ले के कंसर्ट में जा रहे हैं, और इन सब के लिए वो कहीं से भी लोन लेने को तैयार है। दूसरा, मैंने आपको मीडिया के बारे में बताया कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, कैसे आपको सिर्फ न्यूज़ चैनल दिखाती है, कैसे आपको ये बताती है कि AQI क्या होता है, AQI 500 से 700 में क्या होता है। ये सब कुछ आपको वो बता रही है। पिछले 5 साल 10 सालों से वो न्यूज़ कवर कर रही है और सेम चीज़ बता रही है आपको वो कि AQI क्या होता है, पॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता। वो किसी भी न्यूज़ चैनल में आप देखोगे नहीं कि हर एक जगह पे एक ही चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि पीपल बाबा जैसे लोग, पीपल बाबा जैसा एक आम इंसान 2.5 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं क्योंकि उनको कंसर्न है कि इस देश की हवा ख़राब हो रही है। अगर आप उनका इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करेंगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने चैनल को अभी ग्रे कर रखा है, जस्ट टू शो कि पोल्यूशन कितना बुरा है। सिमिलरली नहीं, किसी न्यूज़ चैनल भी कुछ दिन पहले NDTV ने एक छोटा सा टाइम सेक्शन दिया था अर्थवरी के राहुल को टू स्पीक ऑन दी पोल्यूशन। न्यूज़ चैनल इनके बारे में बात नहीं करेंगे और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ये लोग इंडिविजुअल, और ऐसे कई सारे इंडिविजुअल हैं जिनकी वजह से ये देश बचा भी हुआ है एक तरीके से। देखो, हर एक न्यूज़ चैनल गलत नहीं होता और हर एक न्यूज़ चैनल सही भी नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल भी होता है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता है। तो मैं सिंपली गूगल पर सर्च कर रहा था कि कितने सारे पेड़ पौधे काट दिए गए, जस्ट अ सिंपल सर्च की फॉरेस्ट कटिंग इंडिया कितने हुए हैं। तो सर्च का जो रिजल्ट है ना, आप वो जब आप देखोगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्कैम है। आप सिंपल देखो कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखो। 2015 से 2020 के बीच में इंडियाज रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। टोटल फॉरेस्ट कवर लॉस आप देखोगे तो सिंस 2000 2.3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर, 2.3 मिलियन हेक्टेयर्स इन्होंने पूरा एरिया साफ कर दिया, पूरा जंगल ही साफ कर दिया। तीसरा फैक्ट देखोगे, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो मैक्सिमम ट्री फॉरेस्ट के लिए कवर्ड हैं, 60% उनसे काउंट होता है। देखो, और आप ऐसे ही कुछ सर्च करोगे कि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि स्वच्छ भारत अभियान आया है, इन्वायरमेंट सेस आया है, ग्रीन टैक्स आया है, PUC सर्टिफिकेट अगर आप अपडेट नहीं करते हो, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो आपको 10,000 का चलान देना होगा। PUC सर्टिफिकेट अगर आप कार का नहीं अपडेट करते हो तो आपको 20,000 का चलान देना होगा। आज दिल्ली NCR में ग्रैप 4 मेजर्स अलाउड हुए हैं, ग्रैप 4 मेजर्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, और अगर आप BS3 BS4 कार चलाते हो या व्हीकल चलाते हो तो आपको फिर से 20,000 का चलान देना। देखो, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ, डेटा है, डेटा का गेम ऐसा होता है ना कि कौन कैसे यूज़ कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर 148 करोड़ जनता हर दिन 1 रुपये देती है तो पूरे साल भर के एंड में सरकार उनसे 52,800 करोड़ कलेक्ट करती है। डेटा एक ये भी है कि बताता है कि एयर पोल्यूशन से कैसे लोगों की जान जा रही है, 5 लाख बच्चे मर रहे हैं, 19 लाख टोटल ओवरऑल डेथ हो रही है। डेटा का ही गेम है, कंजप्शन क्या है कैसे नहीं है। अब हम डेली न्यूज़ देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत सीवियर लेवल पे जा रहा है, 500 से 800 जा रहा है, 800 से 1000 जा रहा है, लोग मर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब डेटा हम डेली देख रहे हैं। बट एक डेटा ये भी कहता है कि आज के डेट में एयर प्योरीफायर इंडस्ट्री का सेल जो है वो 50% बढ़ चुका है।
अब इसको मैं नंबर्स में डालता हूँ। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री का वैल्यू इज एज गुड एज 4,980 करोड़ इन 2024। 4,980 करोड़ और 2032 में जो इनका टारगेट है इज एज गुड एज 24,000 करोड़। एक और ऐसा ही डेटा है, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, आज की डेट में इज एज गुड एज 10,000 करोड़ और 2032 में उनका टारगेट है एज गुड एज 48,000 करोड़। एक और डेटा जो ये बोलता है कि एयर पोल्यूशन रिलेटेड ट्रीटमेंट की वजह से हॉस्पिटल इंडिया में ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ कमा रही है आज के डेट में। इन सारे डेटा को देखने के बाद अब मैं आपसे सिंपल एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल पे हाथ रखो और आंख बंद करो और एक बार ये सोचो, क्या आपको लगता है कि सरकार 16 लाख लोग जो पोल्यूशन से मर रहे हैं, 5 लाख बच्चे जो पोल्यूशन से मर रहे हैं, 10 लाख जो वाटर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, क्या उसकी वजह से सरकार 1,62,000 करोड़ का इंडस्ट्री बंद करेगी? जो एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है इस आपदा के बीच में, क्या आपको लगता है कि सरकार एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर जैसे इंडस्ट्री को बंद करेगी? मेरा आंसर तो नहीं है। आप अपना आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि सरकार एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसे चीज़ों को लेकर सीरियस भी है? क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है और ऑलरेडी बहुत लोगों ने बता रखा है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। इम्प्लीमेंट करना है या नहीं ये सरकार के इंटेंशन पे डिपेंड करता है और वो इंटेंशन इस पे डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए एक्सप्रेसवेज मांगेंगे तो सरकार आपको एक्सप्रेसवे ही देगी। अगर आप मंदिर मांगेंगे तो आपको मंदिर ही देगी। अगर आप साफ़ हवा मांगेंगे, साफ़ पानी मांगेंगे तो सरकार आपको साफ़ हवा और साफ़ पानी देगी। लेकिन क्वेश्चन यही है, क्या आप ये सवाल पूछने को तैयार हैं? अगर आप ये सवाल नहीं पूछने को तैयार हैं तो आपके सवालों का एक ही जवाब है कि क्या एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन कभी ठीक होगा? मेरा आंसर है नहीं। धन्यवाद।